राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह कठिनाइयाँ क्या हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली कठिनाई जो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त आती है, वह है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। हाँ तो बच्चों, सबसे पहली समस्या जो राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग को देखनी पड़ती है, वह है आंकड़ों को या डेटा को कलेक्ट करने से संबंधित। क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एक देश की अर्थव्यवस्था में हम एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, प्लस देश के नागरिकों के द्वारा जो विदेशों में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उनकी वैल्यू को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त आंकड़े बहुत वृहद होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र से हमें कलेक्ट करने होते हैं। तो उन आंकड़ों को कलेक्ट करने में या उनको एकत्र करने में बहुत तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या जो राष्ट्रीय आय की गणना में आती है, वह है दोहरी गणना की संभावना। हाँ तो बच्चों, जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो एक बेसिक प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दोबारा या कई बार तीसरी बार या चौथी बार भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। वास्तव में उतनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमने उसको कई बार काउंट कर लिया है हर स्टेज पर, इसलिए हमें उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देता है या राष्ट्रीय आय ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने चर्चा की है कि दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है इससे बचने का वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड या मूल्य जोड़ विधि। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, जिस स्टेज में जितना उत्पादन होता है और उस स्टेज में जितनी वैल्यू क्रिएट होती है, उतनी वैल्यू को हम ऐड करते जाएं। ठीक है, रॉ मटेरियल या मध्यवर्ती वस्तुओं की जो वैल्यूज़ है उनको हम माइनस करते जाएं, तब हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। या इसका दूसरा जो उपाय है वह है कि अंतिम जो उपभोक्ता वस्तु है, यानी वह वस्तु जो हमें फाइनली कंजम्पशन के लिए हमारे पास आती है, ठीक है, उस वस्तु की वैल्यू को ही सिर्फ ऐड करें। ठीक है, तो दूसरा हमारा तरीका क्या है इससे बचने का, कि अंतिम उपभोग वस्तु की कीमत को ही लिया जाए, यानी कि फिनिश्ड गुड्स। या अंतिम वस्तु। ठीक है, तो इन दो तरीकों का इस्तेमाल करके हम डबल काउंटिंग से या दोहरी गणना से बच सकते हैं। या तो हम वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करें, जिसमें से हम क्या करें, मध्यवर्ती उपभोग को या जो इंटरमीडिएट गुड्स, उस उत्पादन के क्रम में जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी कॉस्टिंग को हम माइनस करते जाएं, रॉ मध्यवर्ती वस्तुओं को। और या दूसरा तरीका है कि हम फिनिश्ड गुड, जो लास्ट में वह वस्तु जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए आती हैं, जैसे कि ब्रेड है ना, जो हमने कंजम्पशन कर लिया, तो उस ब्रेड की कीमत को ही हम शामिल करें। तो ये तो बात हुई, दूसरी समस्या हमारी दोहरी गणना की संभावना आती है। तीसरी समस्या जो हम लोग के सामने आती है वह है मूल्य को मापने में कठिनाई। तीसरी समस्या मूल्य मापन की कठिनाई। हाँ बच्चों, मूल्य को मापने में हमें
कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि किस मूल्य को शामिल किया जाए। उत्पादन के क्रम में वस्तुओं और सेवाओं को बहुत सारे चरणों को पार करके जाना होता है। कभी यातायात की कॉस्ट जुड़ती है, संचार से संबंधित, रॉ मटेरियल से संबंधित, तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त सामने आती हैं। तो बच्चों, हमने 3 मुख्यतः कठिनाइयों के बारे में जाना जो राष्ट्रीय आय गणना में आती हैं। सबसे पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। चूँकि अर्थव्यवस्था एक बहुत बृहद क्षेत्र होता है, इसलिए इसमें आंकड़ों को एकत्र करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। दूसरी बात हमने की कि डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की संभावना होती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इस समस्या से दूर हम कैसे हो सकते हैं। या तो हम फिनिश गुड्स की वैल्यू को ऐड करें या फिर हम मूल्य जोड़ विधि या वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करें। तीसरा हमारे सामने आने वाली समस्या थी कि मूल्य को मापने में, मेजर करने में, कि उस वस्तु के किस मूल्य को हम शामिल करें, ये कठिनाई हम लोग के सामने आती है। तो अभी तक बच्चों हमने कठिनाइयों के विषय में जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक होती है। तो इसके लिए हम एक चक्र को स्टडी करेंगे। 2 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला तो है उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, इन दोनों के मिलने से किसी भी देश का या अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना बनती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी देश की सीमा के अंदर 1 वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यदि उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लें, ठीक है, और मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दें, तो राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा माना जाता है। अब प्रश्न उठता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कि किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली आय। तो इसकी गणना हम किस तरीके से करेंगे? ये एक तरीके की औसत आय होती है या एवरेज इनकम है। इसे निकालने का तरीका क्या है? यदि हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में से उस देश की कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं, तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अंत में वह देश विकास करता है, यानी अर्थव्यवस्था की प्रगति होती है। अर्थव्यवस्था की प्रगति होती है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? शुरू में हमने ये जाना कि राष्ट्रीय आय है क्या, या राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक क्या हैं। तो इसमें हमने 3 धारणाओं के बारे में जाना था। वह धारणाएं थी हमारी, राष्ट्रीय आय की 3 अवधारणाओं के बारे में हमने जाना, जो हैं पहला जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। इसमें हम एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के नागरिकों प्लस विदेशियों द्वारा जो भी उत्पादन हुआ है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरा इसकी अवधारणा हमने पढ़ी जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब बच्चों, इसको देखने से स्पष्ट है कि दोनों सेम है, सिर्फ डी और एन, इन दोनों में डिफरेंस है। यानी कि पहली अवधारणा में हमने डोमेस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया है और दूसरी अवधारणा में हमने राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल किया है। इन दोनों में अंतर क्या था
कि डोमेस्टिक में हम एक देश की सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों और विदेशियों द्वारा जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसको शामिल करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय में हम क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड करते हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने जो उत्पादन किया, उनके उत्पादित माल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं उनकी उत्पादित माल की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, यानी उन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था NNP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों में ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि नेट में हम मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है। मूल्यह्रास यानी कि उत्पादन करने के क्रम में बहुत सारी जो भी मशीनरीज का हम इस्तेमाल करते हैं, उन मशीनरीज में टूट फूट होती है, उसका रिपेयरमेंट हमें कराना पड़ता है, तो कुछ कॉस्टिंग आती है, तो उसकी वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, तब हम एक्चुअल में राष्ट्रीय आय के पास पहुंचते हैं। तो टेक्निकली अगर बच्चों हम बात करें तो वास्तविक राष्ट्रीय आय हमारी NNP ही होती है। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि NNP की गणना हम फैक्टर प्राइस यानी कि साधन कीमत पर और मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमतों पे करते हैं। तो टेक्निकली वास्तव में राष्ट्रीय आय हमारी क्या थी, NNPFC, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जाना कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। ठीक है। उसको मेजर कैसे हमने किया, तो इसके मेजर करने के 3 मेथड हमने पढ़े थे। वह 3 मेथड क्या थे, जो हमारी अर्थव्यवस्था में चलने वाले चक्रीय प्रवाह पर ही आधारित थे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह चलता है वो 3 चीज़ों के बीच में चलता है। उत्पादन से आय का जनरेशन हुआ, और फिर आय आ जाने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं। ठीक है। और जो वो व्यय हम करते हैं वह व्यय वापस कहाँ पहुँचता है, उत्पादकों के पास, फिर वहाँ उत्पादन होता है, फिर इनकम जनरेशन होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। तो मोटे तौर पे हमने क्या देखा कि एक अर्थव्यवस्था में 3 कंपोनेंट्स या 3 घटकों के बीच में प्रवाह हो रहा है। वो क्या है, उत्पादन, आय और व्यय। तो अगर हम इन तीनों स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो ये संभव है कि हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो हम देश के टोटल प्रोडक्शन को ले लें, उत्पादन को ले लें, ठीक है, तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, या फिर हम टोटल इनकम जो जनरेट हुई उसको ऐड कर लें तो भी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। और तीसरा तरीका यह है कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ एक अर्थव्यवस्था में उसकी वैल्यू को ले लें तो भी हमारी राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना की हमारी 3 विधियां निकल कर आई। तो 3 विधियां हमारे सामने आती हैं। पहली विधि है उत्पादन गणना विधि, जिसमें एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो ये हुई हमारी उत्पादन गणना विधि। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वह है आय विधि, यानी कि आय गणना विधि। आय गणना विधि अर्थात एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसके माध्यम से जितनी भी इनकम जनरेट हुई, यानी जो भी चाहे लगान के रूप में हो, चाहे ब्याज के रूप में हो, चाहे प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे मजदूरी के रूप में हो, सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना हम कर पाते हैं। तीसरा तरीका है हमारा व्यय विधि, व्यय गणना विधि। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि आय होने के बाद
आवश्यकता पूर्ति के लिए हम व्यय करते हैं। तो व्यय जिस भी स्तर पर होता है, चाहे वो निजी व्यय हो, चाहे वो सार्वजनिक व्यय हो, ठीक है, उस व्यय को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो हमें 3 तरह की कठिनाई देखने को मिलती थी। पहली कठिनाई थी कि आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, कि किस प्रकार से आंकड़ों को एकत्र हम करें। दूसरी कठिनाई हमको आती थी, डबल काउंटिंग होने की संभावना होती थी या दोहरी गणना की संभावना होती थी, उसको कैसे हम अवॉइड करें। और तीसरी समस्या आती थी कि मूल्य को हम मापे कैसे, ठीक है, जो वैल्यू है वस्तुओं और सेवाओं की, उसका मेजरमेंट कैसे करें, किस वैल्यू को हम शामिल करें। उसके बाद हमने ये जाना कि किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास में उस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का क्या स्थान होता है। तो बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि आय के बिना, मुद्रा के बिना, आय के बिना किसी भी देश का विकास होना असंभव है। तो हमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की जितनी ज़्यादा होगी, वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है।